हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आपके लिए एचएससी 2025 के जो बोर्ड एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमने ये जो वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। इन सीरीज में हम आपको बायोलॉजी के हेवी वेटेज चैप्टर्स का वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉट ओनली हेवी वेटेज बट मोस्टली ऑल द चैप्टर्स। और इन चैप्टर्स में हम आपको सारा टॉपिक नहीं कवर करा रहे हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में आए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स, ये सारा समरी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है इस वन शॉट सीरीज में। तो अगर आप चैप्टर नंबर 4 का पीवाईक्यूज देखें तो इस पूरे चैप्टर में से आपको टॉपिक नंबर 4.1, टॉपिक नंबर 4.2, टॉपिक नंबर 4.6, टॉपिक नंबर 4.8, इन टॉपिक्स में से कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं पिछले 3 साल में। ये देखो, चलो देख लेते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। 4.4 में से आया है 4.9, 4.10, 4.3, 4.4, 4.9, 4.10, 4.5। तो आपको कहीं पर भी टॉपिक नंबर 4.1, 4.2, 4.6 और 4.8 में से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, इसीलिए ये टॉपिक्स हम स्किप करेंगे ताकि आपको कम टाइम में पूरे चैप्टर का सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं रिवीजन प्रोवाइड कर सकूं। किसी को अगर स्टार्ट टू एंड पूरे चैप्टर का वन शॉट लेक्चर्स देखना है तो आप डेफिनेटली हमारे प्रीवियस ईयर के वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो। जो लास्ट ईयर मैंने वन शॉट लेक्चर्स कवर किए थे उसमें मैंने स्टार्ट टू एंड पूरा टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप लास्ट ईयर वाला वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। इस साल वाला वन शॉट लेक्चर थोड़ा सा हम हटकर लेकर आए हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो बच्चे एमएसटी सीईटी और बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वरदान बैच 2.0 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें चैप्टर नंबर 1 भी फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश हो चुका है और अब हमारा आगे का वरदान बैच बोर्ड एग्जाम्स के बाद कंटिन्यू होगा जिसमें आपको बाकी के रिमेनिंग बायोलॉजी के चैप्टर्स प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। अगर आपको हमारे ऐप का फ्री मटेरियल यूज करना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप इंस्टॉल करो, लॉगिन करो और यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल वाला सेक्शन दिखाई देगा, तो फ्री मटेरियल में जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं और सीईटी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। इसमें आपको 2200 से भी ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं और उसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 499 है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। फ्री एमसीक्यूज यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और यहाँ पर आपको पेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो, अभी टॉपिक नंबर 4.1 स्किप करना है। इसमें से अगर आपको सिर्फ कुछ याद रखना है तो आप इतना याद रख सकते हो कि डीएनए की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, मतलब न्यूक्लिक एसिड का नामकरण किसने किया था। फ्रेडरिक मिशेर नाम के जो साइंटिस्ट थे ये डब्ल्यूबीसी सेल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे और इनकी वजह से ही हमको हमारे न्यूक्लिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला और न्यूक्लियस का नामकरण हुआ, यानी न्यूक्लिक एसिड का नामकरण हुआ। टॉपिक नंबर 4.2 जो है द जेनेटिक मटेरियल, अभी ये टॉपिक भी हमको स्किप करना है क्योंकि ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स में से आपको बोर्ड एग्जाम्स में एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको 3 एक्सपेरिमेंट कराए गए हैं। तीनों एक्सपेरिमेंट का आप सिर्फ साइंटिस्ट का नाम और उन्होंने कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था ये आप लर्न कर सकते हो। पहला एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ और इन्होंने यूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन और फ्रेडरिक ग्रिफिथ की वजह से ही हमको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पता चला था। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का डेफिनेशन कभी कभी आ सकता है तो आप इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से डेफिनेशन पढ़ सकते हो। दूसरा है एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट में एंजाइम ऐसे मेथड यूज किया गया था जिसमें 2 अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यूज किए गए थे पता करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव तो हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सारे साइंटिस्ट अभी भी कन्विंस्ड नहीं थे। तो हमारे तीसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आए जो थे मार्था, हर्शी एंड चेज। तो हर्शी और चेज ने बैक्टीरियोफाज वायरस लिया और बैक्टीरियोफाज वायरस में इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की मदद से प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सो फाइनल एक्सपेरिमेंट हर्शी एंड चेज ने दिया था। तो बैक्टीरियोफाज यूज किया और रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स में से अगर कुछ आएगा तो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो 3 साल से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया नहीं है इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे एंड दैट इज डीएनए पैकेजिंग। अब डीएनए पैकेजिंग के बारे में हमको क्या बताया गया है, लेट अस सी। ओके, अभी देखो, अगर आप डीएनए की लेंथ को मेजर करो तो हमारा डीएनए बहुत बड़ा होता है। एक ह्यूमन सेल के डीएनए में
कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं उसके बेसिस पे उसका लेंथ कैलकुलेट किया जाता है। तो सीईटी में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन सेल या फिर मेमेलियन सेल का डीएनए कितना बड़ा होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैम, आपके दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, इट इज 0.34 नैनोमीटर्स। तो इसको आप नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर से मल्टीप्लाई करो, जितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स है, दिस इज 1 बेस पेयर, दिस इज 2 बेस पेयर, मतलब ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर। तो आपके पास कितने बेस पेयर्स हैं उसको आप 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करो, आपको आपके पूरे डीएनए की लेंथ मिल जाएगी। तो जब हमने ह्यूमन का डीएनए मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना लेंथ मिला, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। अब ये इतना बड़ा डीएनए 2.2 मीटर, समझ रहे हो कितना बड़ा होता है, 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, 2 मीटर कपड़ा, मतलब एक पूरा इंसान का सलवार कमीज उसमें स्टिच हो जाएगा। तो ये मेरा सेल बहुत छोटा है, मतलब माई सेल इज वेरी स्मॉल। सेल का हमको न्यूक्लियस कितना बताया गया है, सेल का साइज कितना बताया गया है, 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब 0.0000001। इतना छोटा सा मेरा सेल होता है, मतलब इतना सा मेरा सेल है और इसके अंदर इतना बड़ा डीएनए है। ये सेल आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतना सा मेरा सेल है और इसके अंदर इतना बड़ा डीएनए है। तो ये डीएनए कैसे अंदर जाता है, हम डीएनए का पैकेजिंग करते हैं। डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से पैकेजिंग होता है, यूकैरियोट्स में अलग तरीके से पैकेजिंग होता है। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या, आपने 11वीं में पढ़ा है, अनडेवलप्ड सेल। जिन सेल के पास कंप्लीट डीएनए नहीं होता है या जिसका सेल कंप्लीट नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो अभी देखो ये मेरा प्रोकैरियोटिक सेल है और ये सेल का जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज 2 माइक्रोमीटर, ये 2 माइक्रॉन्स है। मुझे मेरे डीएनए को इसके अंदर फिट करना है, ठीक है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए देखूं, ये मेरे प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, अगर मैं इस डीएनए को ओपन करूं तो इस डीएनए की लेंथ कितनी है, 1100 माइक्रॉन्स। कितनी लेंथ है इसकी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1100 माइक्रॉन्स। तो अब इतने बड़े डीएनए को ये बना है 4.6 बिलियन बेस पेयर से। ये देखो यहाँ पर आपको थियोरी में भी लिख कर दिया हुआ है कि इट इज मेड अप ऑफ 4.6 बिलियन बेस पेयर्स। अब ये जो इतना बड़ा डीएनए है इसको मुझे इतने छोटे से न्यूक्लियस में फिट करना है। तो मैं इसको कैसे फिट करूंगी, समझो मेरा ये इतना बड़ा वायर है। अब ये वायर को रखने के लिए मेरे पास इतना सा बॉक्स है, तो इस वायर को सबसे पहले तो मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, इसको मैं पहले सर्कुलर लूप में कन्वर्ट करूंगी। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 1100 से हाफ होना चाहिए था, एक्चुअली 550 होना चाहिए था, लेकिन जब आप इसको फोल्ड करते हो तो समझो आपने इसको डबल फोल्ड कर दिया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1100 से कन्वर्ट होके 350 माइक्रोमीटर में फोल्ड हो जाता है। लेकिन अभी भी ये बड़ा है, अभी भी ये इतना छोटा नहीं हुआ है कि मैं इसको न्यूक्लियस के अंदर फिट कर सकूं। तो अब एक फोल्ड करने के बाद हम इसमें लूप्स फॉर्म करते हैं। जब आप इसको फोल्ड करते हो, लूप्स फॉर्म करते हो, तो 350 माइक्रोमीटर से ये 30 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब देखो ये जो इतने सारे लूप्स फॉर्म हुए हैं, अभी जैसे समझो मैं इस वायर का ही एग्जांपल अगर लूं, अगर मेरे पास ये वायर है, ये वायर अगर मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, ऐसे इसको लूप्स में कन्वर्ट करूंगी, तो ये लूप्स में कन्वर्ट तो हो जाएगा, ऐसे फोल्ड तो हो जाएगा, लेकिन इसको पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पे मेरे फिंगर्स की मदद लेनी पड़ेगी, या तो मुझे यहाँ पे कुछ क्लिप लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से ये ऐसे का ऐसा ही फोल्डेड रहे। अगर मैंने ये क्लिप छोड़ दिया तो ये फिर खुल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप डीएनए को लूप के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, फोल्ड करते हो, तो आपको उसको पकड़ के रखने के लिए कुछ कनेक्टर लगाना पड़ता है, और वो कनेक्टर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो कनेक्टर है इनको बोलते हैं आरएनए कनेक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, दीज आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ आरएनए कनेक्टर्स। चलो हमारे पास 1100 माइक्रोमीटर लंबा डीएनए था, इसको हमने फोल्ड किया तो ये 350 में कन्वर्ट हुआ, फिर 350 से 30 में, और अब हमने इसको लूप्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी भी ये छोटा नहीं हुआ है, मेरा टारगेट है कि मुझे इसको 2 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है, तो मुझे इसको और फोल्ड करना पड़ेगा। तो अब इसमें हम कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग करते टाइम ये डीएनए टूट ना जाए, डैमेज ना हो जाए, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट रखने के लिए इसका जो प्रेशर है, इसका जो स्ट्रेन है, इसके ऊपर जो स्ट्रेच पड़ रहा है, उस स्ट्रेच को कंट्रोल करके रखने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग एंजाइम्स की मदद लेते हैं, लाइक डीएनए गाइरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज। इसका फंक्शन आप आगे डीएनए रेप्लिकेशन वाले टॉपिक में पढ़ोगे। और यहाँ पर डीएनए को एक साथ पकड़ के रखने के लिए, मतलब जब आप ये डीएनए को फोल्ड करते हो जैसे टेलीफोन का वायर, तो ये एक ही साथ अटैच्ड रहे, चिपका हुआ रहे, इसके लिए हम हिस्टोन जैसे प्रोटीन यूज करते हैं। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन यूज नहीं करते हैं। देखो जैसे होता है ना,
ओरिजिनल ब्रांड और उसका जो फर्स्ट कॉपी होता है, दोनों दिखने में सेम होता है, लेकिन दोनों के पास कुछ तो ऐसा अलग होता है जिसकी वजह से ओरिजिनल पता चलता है और फर्स्ट कॉपी है ये फर्स्ट कॉपी देख के पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे डीएनए को बांधने के लिए हमने हिस्टोन जैसा प्रोटीन यूज किया है। असली हिस्टोन यूज किया है क्या? नहीं। तो ये जो हिस्टोन जैसा प्रोटीन है उसको बोलते हैं HU हिस्टोन्स या HU प्रोटीन्स, जो हमारे डीएनए को कॉइल करके रखता है और फिर फाइनली आपका डीएनए 2 माइक्रोन जितना छोटा हो जाता है और अब ये डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए रेडी है। कभी कभी कुछ डीएनए का अनवांटेड पार्ट या एक्स्ट्रा पार्ट अगर यूजफुल नहीं है तो हम उसको कट कर देते हैं या नीक कर देते हैं या क्लीव कर देते हैं ताकि हमारा डीएनए और छोटा हो जाए और वो न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से फिट हो सके। ये हो गया प्रोकैरियोट्स का डीएनए पैकेजिंग। जो वर्ड्स मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हैं ये अपने हाईलाइट वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं यूकैरियोट्स के डीएनए पैकेजिंग में। तो अब यूकैरियोट्स के डीएनए पैकेजिंग में क्या होगा? यूकैरियोट्स का डीएनए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर आपका जो डीएनए है, इस डीएनए को एक साथ पकड़ के रखने के लिए हम बहुत सारे ओरिजिनल हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद लेते हैं। सो जब आप हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से डीएनए को बाइंड करते हो, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से जब हम डीएनए को बाइंड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं इसको हम? हिस्टोन ऑक्टामर। यानी कि ये एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बन गया है। इसमें ये जो रेड वाला स्ट्रैंड है ये डीएनए है और ये बीच में जो गोला गोला है ये अपने 8 मॉलिक्यूल्स हैं हिस्टोन्स के, और साइड में जो आपका प्रोटीन है ये H1 हिस्टोन है और भी थोड़े से एक्स्ट्रा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर डीएनए पैकेजिंग करने के लिए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है और ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय आर कॉर्नबर्ग इन 1974। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा यूकैरियोट्स का डीएनए होता है, हाईली डेवलप्ड सेल का डीएनए होता है, उसमें हम हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद लेते हैं। अब ये डीएनए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना ज्यादा इसके पास हमारा नाइट्रोजन बेसिस रहेगा उतना लंबा डीएनए रहेगा। तो हम ये जो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। और आपने 11वीं में पढ़ा था कि प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। अब एक चीज हमको पता है कि हमारे डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है, तो हम ऐसा अमीनो एसिड यूज करेंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। तो ऐसे 2 अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दोनों अमीनो एसिड्स बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये आपका सीईटी क्वेश्चन है। देखो ये आपको 2023 में आई थिंक एमसीक्यू में पूछा भी गया था कि हिस्टोन्स के पास कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं। हिस्टोन्स हैव लाइसिन एंड अर्जिनिन क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये समझो मेरा ये नेगेटिव डीएनए है और ये मेरा पॉजिटिव प्रोटीन है। तो नेगेटिव डीएनए और पॉजिटिव प्रोटीन को जब मैं साथ में लेकर आऊंगी तो ये दोनों फटाक से एक दूसरे के साथ ऐसे बाइंड हो जाएंगे, फटाक से इनके बीच में ऐसे कॉइलिंग हो जाएगी, अट्रैक्शन फास्ट होगा। सो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स, इसीलिए हम पॉजिटिव अमीनो एसिड्स यूज करते हैं। सो जो पॉजिटिव अमीनो एसिड्स यूज होते हैं वो होते हैं अपने हिस्टोन और आई मीन लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, ओके। और ऐसे करके हमारे पास टोटल 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, इसके दो, इसके दो, इसके दो और इसके दो, ऐसे करके टोटल 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से मिलके हमारा ये हिस्टोन ऑक्टामर का स्ट्रक्चर बनता है। देखो कैसे हिस्टोन प्रोटीन्स आते जा रही है और आपका डीएनए कॉइल होते जा रहा है। सी ये अपना हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर आते ही हमारा डीएनए कॉइल हो जाता है। जब अपना डीएनए कॉइल होना स्टार्ट होता है, जब हमारा डीएनए कॉइल होना स्टार्ट होता है उसी टाइम पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी आते हैं ताकि हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल रह सके। जब डीएनए का कॉइलिंग स्टार्ट होता है ना, तो ध्यान से देखो यहां से लेके यहां तक, लुक हियर, ये देखो यहां जहां से आपका डीएनए एंटर कर रहा है, यहां से लेके यहां तक जहां से डीएनए बाहर आता है, मतलब ये मेरा डीएनए अंदर गया, ऐसे इसने एक टर्न लिया और ये दूसरा टर्न लेके बाहर आ गया। तो ये यहां से लेके यहां तक ये जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट बनता है 146 बेस पेयर से। अब ये जाएगा दूसरा डीएनए के साथ कॉइल करेगा और फिर ये ऐसे बाहर आ जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक ये बन जाएगा 146 बेस पेयर्स। मतलब एक हिस्टोन ऑक्टामर के पास कितना डीएनए है? यहाँ पर 146 बेस पेयर्स है, यहाँ पर 146 बेस पेयर्स है, और ये जो बीच का कनेक्टिंग डीएनए है, ये जो बीच का डीएनए स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, एक मॉलिक्यूल से लेके दूसरे मॉलिक्यूल तक, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। हिस्टोन प्लस डीएनए दोनों जब साथ में बाइंड हो जाता है तो इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं।
तो एक न्यूक्लियोसोम से लेके दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में कितना हिस्टोन इधर अमीनो बेस पेयर्स रहेगा, इट विल बी 54 बेस पेयर्स। मतलब टोटल देखा जाए तो 146 प्लस 54 दोनों मिला के 200 बेस पेयर्स होता है, लेकिन न्यूक्लियोसोम के पास 146 बेस पेयर्स होता है दोनों न्यूक्लियोसोम के पास, और बीच में 54 बेस पेयर्स होता है। ये जो बीच का डीएनए है इसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। दिस इज 146 बेस पेयर्स, दिस इज 146 बेस पेयर्स, दिस इज 54 बेस पेयर्स। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि एक न्यूक्लियोसोम के पास 146 बेस पेयर्स होते हैं और बीच का जो लिंकर डीएनए होता है उसके पास अप्रोक्सीमेटली 54 बेस पेयर्स डीएनए होते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम है। ऐसा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देगा पता है? कि ऐसा कोई एक थ्रेड है और इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे मोती हमने लपेट कर रखे हैं, तो दिखने में ये कैसा दिखाई देता है कि मोतियों की माला हमने बना के रखी है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी दिखने में ऐसा दिखता है कि डीएनए एक धागे के जैसा है और न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की मोतियां हैं। सो दिस इज योर बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें, अभी ये देखो नॉर्मली हमारा डीएनए टोटल कितना होता है, ये देखो ये हो गया 146 प्लस ये हो गया 54, दोनों को ऐड करेंगे तो 200 बेस पेयर्स होता है। तो ये नीट की बुक में दिया है, लेकिन रियलिटी में क्या बताया गया है हमको कि न्यूक्लियोसोम के पास 200 नहीं है, न्यूक्लियोसोम के पास 156 है, बाकी का 54 बेस पेयर्स बीच में चला जाता है, बीच में लिंकर डीएनए में वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो जब ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम्स एक साथ आकर कॉइल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, जब ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम्स एक साथ आकर कॉइल करते हैं तो यहाँ पर आपको सोलेनोइड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, टोरॉइड, सोलेनोइड, टेलीफोन के वायर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सो जब 6 न्यूक्लियोसोम्स एक साथ आते हैं तो आपको यहाँ पर सोलेनोइड वायर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसका नैनोमीटर, इसका डायामीटर कितना है 30 नैनोमीटर, दैट इज 300 एंगस्ट्रॉम। ये जो वैल्यूज आपको दी गई है ये सीईटी के लिए भी आ सकती है या बोर्ड्स के एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। और जैसे जैसे ये और ज्यादा कॉइल होते जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये सोलेनोइड का स्ट्रक्चर बन गया है, ये जितना ज्यादा कॉइल होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा आपको यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क दिखने लगेगा, यानी कि क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये पूरी तरीके से कंडेंस हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाता है आपका क्रोमोसोम। तो हमारा सेल जो था बहुत छोटा था, इतना सा मेरा सेल है और इतना बड़ा मेरा डीएनए है, तो ये डीएनए को, मतलब इस डीएनए को इस सेल के अंदर फिट करने के लिए हमने उसको न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में बाइंड किया, फिर उसको और ज्यादा बाइंड किया, फिर सुपर कॉइलिंग किया, फिर और ज्यादा सुपर कॉइलिंग किया, और जब ये डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो बहुत छोटा हो गया, और अब ये क्रोमोसोम आसानी से इस न्यूक्लियस के अंदर फिट हो सकता है। सो यहाँ पर आपका क्रोमैटिन नेटवर्क बनेगा, फिर क्रोमैटिन फाइबर बनेगा, और फाइनली आपका क्रोमोसोम बन जाता है। सो यहाँ पर हम ये जो इतना सारा पैकेजिंग करते हैं, ये पैकेजिंग पॉसिबल होता है ओनली बिकॉज ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको 2 टाइप का डीएनए बताया है। जब आप डीएनए को कॉइल करते हो, जब आप डीएनए का कॉइलिंग करते हो ना बच्चा, ये देखो ये अपना डीएनए है, जब हम डीएनए को कॉइलिंग करते हैं कहीं कहीं पे हमारा डीएनए बहुत ज्यादा टाइटली कॉइल हो जाता है, इसको बोलते हैं टाइट डीएनए। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप देखोगे तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये आपको डार्क कलर का दिखाई देगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा इंक एब्जॉर्ब हो जाएगी, ज्यादा डाई एब्जॉर्ब हो जाएगी। और ये वाला जो डीएनए है ये लाइट डीएनए है, मतलब ये थोड़ा सा लूज है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखोगे तो ये लाइट कलर का दिखाई देगा। ये डार्क है, दिस इज कंडेंस्ड, दिस इज कंडेंस्ड डीएनए एंड दिस इज लूज डीएनए। तो जो अपना कंडेंस्ड डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। जब इस डीएनए के सेपरेशन की बात आती है तो ये डीएनए इजीली सेपरेट नहीं होता है, इसीलिए इसमें स्लो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखने मिलता है, और जिस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्लो होगा उस डीएनए को हम इनर्ट डीएनए बोल देते हैं या उसको इनएक्टिव डीएनए बोल देते हैं। तो इसका नाम है हेटेरोक्रोमैटिन। और यूक्रोमैटिन में क्या होता है, ये लूज है, माइक्रोस्कोप के नीचे ये लाइट कलर का दिखाई देता है, और लूज होने की वजह से ये फास्ट ट्रांसक्रिप्शन करता है, और जो डीएनए जितना ज्यादा फास्ट ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसको हम उतना ज्यादा एक्टिव बोलेंगे, तो इसका नाम है यूक्रोमैटिन। तो यहाँ पर देखो हेटेरोक्रोमैटिन में क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटिन आपका काफी कंडेंस्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ये वाला जो नाम है हेटेरोक्रोमैटिन, ये टर्म हमको हेड्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये हेटेरोक्रोमैटिन रीजन यूजुअली कहाँ पर दिखते हैं हमको, सेंट्रोमियर के पास। ये देखो ये अपना हेटेरोक्रोमैटिन वाला रीजन है, ये जो डार्क रीजन आपको दिखाई दे रहा है ना पूरे क्रोमोसोम में, ये जो डार्क कलर का रीजन है, दिस इज हेटेरोक्रोमैटिन रीजन। जेनेटिकली ये थोड़ा इनएक्टिव होता है,
और ये Y क्रोमोसोम्स में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इट इज 2 to 3 टाइम्स मोर रिच इन डीएनए। इसके पास डीएनए ज्यादा है। ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का धागा है, दिस इज अवर डीएनए। इसके पास डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन क्या फायदा, वो डीएनए इतना टाइटली बांधा हुआ है कि वो ट्रांसक्रिप्शन कर ही नहीं सकता। तो डीएनए ज्यादा होने के बावजूद भी वो इनएक्टिव है। और यू क्रोमेटिन में उल्टा होता है, ये थोड़ा सा लाइट होता है, मतलब लूज होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे लाइट दिखाई देता है। ये ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव होता है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकता है और रेप्लिकेशन भी ये बहुत फास्ट करता है। और ऑलमोस्ट ये हेट्रोक्रोमेटिन के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव होता है। तो आपको ना 2022 या 23 में इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा गया था। ये देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन विथ रेफरेंस टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी एंड एक्टिविटी। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हेट्रोक्रोमेटिन का क्या पॉइंट आएगा, इसको आप कैसे लिखोगे, इसका आप ऐसे कॉलम बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे हेट्रोक्रोमेटिन, यहाँ पे लिखोगे यूक्रोमेटिन, फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा स्टेनिंग प्रॉपर्टी, पूरा फुल फॉर्म लिखना, स्टेनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे और एक कॉलम बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्टेनिंग प्रॉपर्टी। अभी स्टेनिंग प्रॉपर्टी में हमको क्या पता है, फर्स्ट पॉइंट विल बी स्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो हेट्रोक्रोमेटिन डार्क कलर का स्टेन होता है माइक्रोस्कोप के नीचे। सो हेट्रोक्रोमेटिन इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स डार्क, ऐसा आप लिखोगे। यूक्रोमेटिन में आप क्या लिखोगे, इट इज अ लूज स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स लाइट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर सेकेंड पॉइंट क्या पूछा है आपको, इसकी एक्टिविटी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्टिविटी। हेट्रोक्रोमेटिन is a condensed structure, it is transcriptionally inactive लिखोगे, it is genetically inactive, it is transcriptionally inactive. Euchromatin is more active genetically and transcriptionally because it replicates fast. तो आप बस यही 2 पॉइंट्स लिखना है आपको। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी ऑप्शन में छोड़कर मत जाना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस एवरीबडी, ओके। नाउ कम्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमको क्या दिया गया है, देखो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि आप एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी डीएनए की कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो यानी कि डीएनए के पास ऐसे कुछ केमिकल्स, ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसके पास ऐसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से डीएनए अपनी खुद की डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है। सो डीएनए के जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोकैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन मतलब क्या होता है, जब डीएनए की मदद से हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे डीएनए की मदद से हमको प्रोटीन मिलता है, डीएनए की मदद से हमको अलग अलग टाइप के आरएनए मिलते हैं। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ये डीएनए की वजह से ही होता है, ये डीएनए की वजह से इनडायरेक्टली होता है। इसको बोलते हैं हेट्रोकैटालिटिक फंक्शन, यानी डीएनए खुद के साथ साथ दूसरे काम भी कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। ऑटोकैटालिटिक फंक्शन मतलब क्या होता है कि डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना रहा है, डीएनए खुद का डुप्लीकेशन कर रहा है, खुद को रेप्लिकेट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। अब इसमें आपको सीईटी एग्जाम में, नीट में, बोर्ड एग्जाम्स में एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है। आपने 11वीं में ऐसा एक सेल साइकिल पढ़ा था सेल डिवीजन चैप्टर में, जिसमें आपने क्या पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन मोस्टली इट अकर्स ओनली इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। मतलब जो हमारा इंटरफेज वाला फेज होता है, इस फेज के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और बाकी फेज में ग्रोथ और माइटोसिस और आगे के फेजेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं, तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से होता है, यानी जब आपका एक डीएनए डुप्लीकेट होगा तो उसमें एक डॉटर स्ट्रैंड पुराना रहेगा और एक नया रहेगा। और ये जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ये सबसे पहले किसने हमको प्रपोज करके दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। क्योंकि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इसके दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, और इसके सामने सामने जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। आपने 11वीं में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स मतलब क्या होता है, मतलब जब एडेनाइन के सामने थाइमिन आएगा, 1 इज प्यूरिन 1 इज पिरिमिडिन, इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग बोलते हैं। और ये आपका अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यहाँ पे आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे जाएगा, दे आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन। तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए जो जो एंजाइम्स हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं, वो सारे एंजाइम्स का मैंने टेबल यहाँ पर आपको बना के दिया है। देखो, सबसे पहली बात तो हमारा जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास समझो ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अभी मुझे इसका कॉपी बनाना है, इसका नया स्ट्रैंड बनाना है, तो मुझे ये दोनों स्ट्रैंड को खोलना पड़ेगा, और खोलने के बाद यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड ऐड होगा, यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड ऐड होगा। तो जब आप नया स्ट्रैंड ऐड करते हो डीएनए का,
तो आपको यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये देखो यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर ऐड होंगे तभी आपका नया स्ट्रैंड बनेगा ना। सी, जब आपका नया न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होगा तभी आपका नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए पहले हमको इन न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। और जब भी हम बात करते हैं एक्टिवेट करने की तो एटीपी तो आता ही आता है पिक्चर में, और एटीपी की जब मैं बात करती हूँ यानी मुझे फॉस्फोरस ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेशन करने के लिए हमको फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कि हमारे जो इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं इनको एक्टिवेट करने के लिए वी नीड टू ऐड फॉस्फोरस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, जो कंप्लीट होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से। चलो, आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आपने इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को खोला, लेकिन इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को मैं कैसे खोलूंगी? ये मेरे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। अभी मैं इसको कहीं से भी तो फाड़ नहीं सकती ना, मुझे इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप जब चिप्स का पैकेट खाते हो या फ्रूट जूस का पैकेट खोलते हो तो देखो आपको पैकेट में ऐसे डॉट्स बना के दिया होता है कि यहाँ से इसको कट करो। वैसे ही हमारा जो डीएनए होता है, इस डीएनए के पास कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं। आप उसी सीक्वेंस पे जाके डीएनए को कट कर सकते हो ताकि आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस बिना किसी रुकावट के स्मूथली हो सके। तो वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके जब हम कट करते हैं, ये कट किया जाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। कट करने के प्रोसेस को बोलते हैं निक करना। और जब आप डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हो यानी आप डीएनए का शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ रहे हो। सो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारे डीएनए के शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड को, फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ता है। जैसे ही यहाँ पे छोटा सा कट होगा, मतलब इधर देखो, जैसे यहाँ पे हमारा जो डीएनए है ये जैसे ही छोटा सा कट करेगा तो यहाँ से अंदर कोपचे में कौन घुस जाता है? यहाँ पे अंदर घुस जाता है अपना हेलिकेज एंजाइम। अब ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? अंदर ही अंदर जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को धड़ 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 करके ऐसे तोड़ना चालू कर देगा। सो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करना चालू कर देता है। एक बार आपका डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, ये देखो हमने डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढा, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भेजा और फिर हेलिकेज एंजाइम अंदर आके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना चालू कर रहा है। तो जब आप अपने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को अंदर भेजते हो वो स्पेसिफिक ओरिजिन पे जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिनेशन पॉइंट। और ये काम किया जाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करेगा। जैसे ही आपका शुगर फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपका हेलिकेज एंजाइम अंदर जाएगा और हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? आपके डीएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देगा। जैसे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, मतलब जैसे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, आपका डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो डीएनए स्ट्रैंड मेरा सेपरेट हुआ है, ये स्ट्रैंड बार बार वापस एक साथ नहीं आना चाहिए ना। ये स्ट्रैंड अगर बार बार एक साथ आ गया तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये स्ट्रैंड्स एक साथ ना आए, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स लगाती हूँ। इन स्पेशल प्रोटीन्स को हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये देखो, ये जैसे ही आपका हेलिकेज एंजाइम, दिस इज हेलिकेज एंजाइम जो आगे जा रहा है, हेलिकेज एंजाइम जैसे ही कट करके आगे जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आके चिपक जाती है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इनको दूर रखेगी, ये वापस एक साथ आकर नहीं चिपकेंगे। जैसे आप अपने घर का दरवाजा खोलते हो, आप कुछ सामान बार बार अंदर बाहर लेके जा रहे हो, अब बार बार दरवाजा बंद हो जा रहा है, फिर आपको सामान नीचे रख के खोलना पड़ेगा, फिर सामान उठा के जाओगे, अंदर गए फिर से दरवाजा बंद हो गया। अब मैंने सामान रखा, मैं फिर से बाहर आई, फिर से मैंने दरवाजा खोला, फिर मैंने सामान उठाया, फिर दरवाजा बंद हो गया, फिर मैंने सामान रखा। तो ये काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो ऐसे में फिर हम क्या करते हैं, हमको ये काम इतना ज्यादा ना करना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगा देते हैं। जैसे आप दरवाजे के पास एक मैग्नेट लगा देते हो या फिर दरवाजे के पास एक पत्थर अटका देते हो ताकि आपका दरवाजा बार बार बंद ना हो, तो वैसे ही जब हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, ये डीएनए साथ में आकर वापस से कॉइलिंग ना करे, इसीलिए हम इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगा देते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक साल बोर्ड्स में पूछा गया था कि सिंगल, मतलब अगर आपको डीएनए स्ट्रैंड्स को दूर रखना है, अगर आपको उसका रीजॉइनिंग अवॉइड करना है, तो आप किसकी मदद लोगे? हम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का फंक्शन हो गया। अब देखो, जब आप अपने डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर रहे हो, जब हेलिकेज एंजाइम इस डीएनए स्ट्रैंड को ऐसे तोड़ेगा, यहाँ से जब ये डीएनए स्ट्रैंड्स को तोड़ेगा, मतलब आप अपने चोटी का एग्जाम्पल ले लो, जब आप अपनी चोटी को ऐसे टाइट करते हो, अगर बहुत ज्यादा टाइट कर दिया तो यहाँ के जो बाल हैं ये टक करके टूट जाते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया तो ऊपर का जो रबर बैंड है वो टूट जाएगा, आपके बाल टूट जाएंगे। तो यहाँ पर हम पतला रबर बैंड नहीं लगाते, यहाँ पे हम मोटा रबर बैंड लगाते हैं ताकि जब मैं इसको ऐसे खींचूं तो मेरा बाल ना टूटे। तो वो रबर बैंड क्या करेगा, जो भी प्रेशर है वो रबर बैंड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब हम अपना हेलिकेज एंजाइम
छोड़ते हैं तो हेलिकेज एंजाइम के टाइम पे ही हम यहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम लगा देते हैं। इस एंजाइम को हम बोलते हैं सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम, या इसको ही हम बोलते हैं टोपो आइसोमरेज। ये एंजाइम क्या करता है, जब आपका डीएनए स्ट्रैंड, मतलब समझो ये एक चोटी है, जब मैं इस चोटी को ऐसे खींचूंगी तो पीछे के डीएनए के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, इसीलिए ये एंजाइम पूरा का पूरा प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम का काम क्या होता है, टोपो आइसोमरेज का, मेरे आगे वाला डीएनए को स्ट्रेस ना मिले, इसीलिए ये एंजाइम पूरा स्ट्रेस खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो मेरा डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो चुका है, ध्यान से देखो, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगाया, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोटीन्स बाइंडिंग प्रोटीन्स लगाने के बाद अब मुझे रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर कौन बना के देगा, आरएनए प्राइमेज एंजाइम बना के देगा। आरएनए प्राइमर सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम एंड के पास ही जाके अटैच हो सकता है, मतलब आरएनए प्राइमर जो है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है। तो आरएनए प्राइमर सिर्फ जहां पे 3 प्राइमर है ना, वहीं पे जाके ये अटैच हो सकता है। तो प्राइमेज एंजाइम ने आरएनए प्राइमर बनाया, आरएनए प्राइमर ने डीएनए पॉलीमरेज 3 को अट्रैक्ट किया। देखो प्राइमेज एंजाइम ने क्या किया, आरएनए प्राइमर बनाया। आरएनए प्राइमर एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जैसे ही आरएनए प्राइमर आ गया वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, ये आसपास से बाकी के न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करेगा और आपका नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, आपको अपना डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। ऐसा मैंने डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट किया है। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। जैसे फ्रूट सलाद का स्ट्रक्चर बनता है ना, वैसा ही स्ट्रक्चर बन गया। जैसे फ्रूट सलाद को हम काटक से खाते हैं, मैगी हम 3 दांत वाली चम्मच से खाते हैं। फ्रूट सलाद जो होता है, जो बड़े बड़े कैफेज में दिया जाता है, फ्रूट सैलेड, वो फ्रूट सैलेड खाने के लिए हम 2 कांटे वाली चम्मच यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोक। तो यहाँ पर भी रेप्लिकेशन फोक जैसा स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ पर आपका आरएनए प्राइमर एंजाइम आके लग जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल लगेगा। पर ये आरएनए प्राइमर किससे बनता है, ये बनता है आरएनए प्राइमेज से। सो आरएनए प्राइमेज प्रोड्यूसेस आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को अट्रैक्ट करता है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करके डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा। मतलब देखो ऐसा प्रोसेस होगा। प्राइमेज एंजाइम ने आरएनए प्राइमर लगाया, आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज 3 को अट्रैक्ट करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 नया स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा। अभी एक स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेगी, एक स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेगी। जो स्ट्रैंड कंटिन्यू है इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और जो स्ट्रैंड अटक अटक के बन रही है इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आरएनए प्राइमर अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, क्योंकि 3 प्राइम एंड इस साइड था, तो ये वाला स्ट्रैंड इधर बनेगा, फिर ये हेलिकेज एंजाइम आगे जाएगा तो फिर नया आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा। ये देखो एक स्ट्रैंड कंटिन्यू बन रहा है, पर एक स्ट्रैंड में बार बार आपको आरएनए प्राइमर लगाना पड़ रहा है। जैसे जैसे डीएनए आगे बढ़ते जाएगा बार बार मुझे आरएनए प्राइमर लगाना पड़ेगा, बार बार डीएनए पॉलीमरेज 3 लगाना पड़ेगा। तो जो स्ट्रैंड कंटिन्यू बनते जाता है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जो स्ट्रैंड अटक अटक के बनता है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है, देखो ये जैसे ही डीएनए आगे गया, मेरा आरएनए प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर लगाया, प्राइमर ने डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाया, डीएनए पॉलीमरेज 3 ने ये चेन कंप्लीट किया। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, ये आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देता है, और फिर यहाँ पे जो गैप रह जाता है उस गैप को डीएनए लाइगेज चिपका देता है। सो डीएनए आरएनए प्राइमेज एंजाइम विल गिव आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर विल अट्रैक्ट डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 विल कंप्लीट द न्यू स्ट्रैंड, देन डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 विल रिमूव द आरएनए प्राइमर, इट विल ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, और जो गैप रह जाएगा वो गैप सील करने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो आपको ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज 3 नया स्ट्रैंड बनाता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, ये आरएनए प्राइमर को निकाल के वहां पे नया डीएनए लगाता है, नया न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। और अगर थोड़ा बहुत कुछ गैप रह गया होगा लैगिंग स्ट्रैंड में तो उस फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड को सबसे पहली बार ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को स्टिक करता है, और फिर लास्ट में पूरा नया डॉटर डीएनए बनने के बाद हमारा डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये चेक करता है कि जो नया डीएनए बना है वो बराबर है कि नहीं है। अगर उसके फंक्शन में कुछ झोल है तो डीएनए पॉलीमरेज 2 उसके फंक्शन को रिपेयर करेगा, उस डीएनए को सही से ठीक करेगा, और लास्ट में डीएनए गाइडेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो मेरा स्ट्रेट डीएनए बना है इसको वापस कॉइलिंग फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा। सो डीएनए गाइडेज एंजाइम हमारे स्ट्रेट डीएनए को फिर से कॉइल कर देता है। ये देखो
ये डीएनए कॉइल होते जा रहा है ना, सी ये डीएनए कॉइल होते जा रहा है। तो ये कैसे कॉइल होते जा रहा है? डीएनए गायरेज एंजाइम की मदद से। सी एंडोन्यूक्लियस आया, हेलिकेज आया, हेलिकेज ने बॉन्ड्स को ब्रेक किया, प्राइमेज एंजाइम ने आरएनए प्राइमर बनाया, आरएनए प्राइमर ने डीएनए पॉलीमरेज 3 को बुलाया, नया स्ट्रैंड बना। पर यहाँ पे देखो जैसे ही आगे गया नया प्राइमर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको बार बार प्राइमर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ रहा है तो इसको हम डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 इस आरएनए प्राइमर को निकालेगा और यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा और फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम आकर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। सो इस तरीके से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो आपको 2 डॉटर डीएनए मिलते हैं, ये दोनों डॉटर को वापस से हेलिकल फॉर्म में बनाने के लिए हम डीएनए गायरेज एंजाइम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है, इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी हाफ इज ओल्ड एंड हाफ इज न्यू। किसने सबसे पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था? मीसलसन एंड स्टाल, ये दोनों साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की मदद से ये एक्सपेरिमेंट हमको प्रूव करके बताया था। आज तक इसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा जाता है गलती से कि किसने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। एक्सपेरिमेंटली वर्ड यूज किया तो आप मीसलसन एंड स्टाल का नाम लोगे। कौन सा मेथड यूज किया था? इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया की मदद से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन मेथड एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस वाले टॉपिक पे। अब प्रोटीन सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो देखो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड सेल रिपेयर एंड सेल ग्रोथ एंड टिश्यू डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिना प्रोटीन के हमारे सेल्स प्रॉपर्ली डिवीजन कर ही नहीं सकते, हमारा सेल का ग्रोथ ही नहीं हो सकता, हमारा टिश्यू ठीक तरीके से डेवलप हो ही नहीं सकता। सो प्रोटीन्स बनाने के लिए हमारा बॉडी में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकता है। सो 2 स्टेप्स जो हमारे डीएनए के वजह से होता है वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में बेसिकली हम क्या करते हैं, डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी करके हम आरएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। mRNA, rRNA, tRNA, ये तीनों टाइप का आरएनए डीएनए से ही बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब आप इसके ऊपर का मैसेज ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अभी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली आज तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखो मैं दिखा देती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में से कैसे टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हाँ ये देखो, अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन वाला जो हमने इसके पहले टॉपिक देखा, अगर उसमें से हम क्वेश्चंस देखें तो 2023 में आपको एक क्वेश्चन आया था, ड्रॉ सूटेबल डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जिसमें आपको एरो वगैरह सब ठीक तरीके से पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा एरो आएगा, कहाँ पे क्या आएगा। मतलब ये वाला डायग्राम किधर गया, टेक्स्ट बुक का ये वाला डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स किसको बोलते हैं, लीडिंग टेम्पलेट, लैगिंग टेम्पलेट, ये दोनों डायग्राम्स आपको बनाना है। और आपको इसमें कोई भी 3 पार्ट्स लेबल करने के लिए बोला गया है। सो 2023 में डीएनए रेप्लिकेशन का आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन आया था एंड यू हैड टू लेबल ओनली 3 पार्ट्स। ठीक है, और अगर प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक अगर हम देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस या हाँ आपको डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में से कुछ नहीं आया है। आपको ये पूछा गया है कि mRNA कैसे बनता है HNRNA से, यानी प्रोसेसिंग वाला टॉपिक आया है, लास्ट टॉपिक। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए से mRNA बनाना, और ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, mRNA से प्रोटीन बनाना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। पहला सेंट्रल डॉगमा का जो कॉन्सेप्ट है ये हमको दिया था FHC क्रिक ने। FHC क्रिक ने क्या बोला था, जब आपका डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। लेकिन 1970 में 2 नए साइंटिस्ट आए, टेमिन एंड बाल्टीमोर। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट हमको बताया जो है वायरस का कॉन्सेप्ट, कि हमारी बॉडी में जब रेट्रोवायरस और राइबोवायरस घुस जाते हैं तो ये जो वायरसेस हैं ये वायरसेस क्या करते हैं, हमारा अच्छा खासा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा होता है ये उसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो आरएनए बनता है ये आरएनए उल्टा होके वापिस से cDNA बन जाता है, मतलब ये कॉपी बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं इसको। तो ये भी सेंट्रल डॉगमा है, और जो पहले हमने पढ़ा है दिस इज ऑल्सो सेंट्रल डॉगमा, लेकिन ये नया सेंट्रल डॉगमा है। दिस इज द अपडेटेड वर्जन जो टेमिन और बाल्टीमोर ने दिया था। ये सीईटी में पूछा जाता है, जिसमें mRNA बनते बनते आगे जाके मेन प्रोटीन बनने की जगह पे यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और आपको आपका cDNA मिल जाता है। सो दिस इज द अपडेटेड सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ।
यस और यहाँ पर देखो कभी भी याद रखो कि अगर आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो यू नीड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, लेकिन अगर आप आरएनए से डीएनए बना रहे हो तो यू नीड आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड के पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, ये मेरे डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करेगा और फिर क्या होगा, मेरा नया स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ये मेरा जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज इंफॉर्मेशन कॉपी कर रहा है और नया स्ट्रैंड बना रहा है। देखो आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आता है 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस के पास और ये नया स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देता है। ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है ये मेरा आरएनए है, इट इज एमआरएनए। तो यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, पर मुझे पूरा डीएनए थोड़ी ना तो कॉपी करना है, मुझे डीएनए का सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कॉपी करना है जिससे मुझे प्रोटीन का मैसेज मिलेगा। तो हम स्टार्ट जहां से करते हैं उसको बोलते हैं प्रमोटर सीक्वेंस और जहां पे हम ये प्रोसेस एंड करते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस। हमको जितना पार्ट चाहिए हम सिर्फ उतनी पार्ट का इंफॉर्मेशन कॉपी करते हैं और इस कॉपी करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे इंफॉर्मेशन कॉपी करके हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज चले जाता है, टर्मिनेटर सीक्वेंस में आके अपना प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ये देखो आपने यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लाया, आरएनए पॉलीमरेज पहले आपके डीएनए को ओपन करेगा और फिर यहाँ पे आपका नया आरएनए बनना स्टार्ट होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ओके तो आप जिस पार्ट में, ये जो अपना पार्ट है जहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन कॉपी करने वाले हो, इस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के स्टार्टिंग में हमेशा प्रमोटर सीक्वेंस होता है और एंडिंग में हमेशा टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम प्रोसेस, मतलब प्रमोटर टू टर्मिनेटर, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम सीक्वेंस। और जब आप टर्मिनेटर टू प्रमोटर की तरफ आओगे दैट विल बी कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। सो दिस इज अपस्ट्रीम, इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे, इसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं दिया है। ओके सो दिस इज योर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो अपना 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड रहेगा दिस इज अवर कोडिंग स्ट्रैंड। ओके इसके पास अपना इंफॉर्मेशन है पर ये इंफॉर्मेशन हमको कॉपी करना है तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद लेते हैं। तो और ये जो बीच का रीजन है जिसका अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए इस जीन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो अपना डबल स्ट्रैंड है इसमें से दोनों स्ट्रैंड्स को पहले मैंने सेपरेट किया, इन दोनों को सेपरेट किया। मेरा मेन मैसेज जिस स्ट्रैंड के ऊपर है उसको मैं बोलूंगी कोडिंग स्ट्रैंड और इसका दूसरा नाम है सेंस स्ट्रैंड। मुझे इसका मैसेज कॉपी करना है तो मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद लूंगी क्योंकि ये भी तो इसी से बना था। इसकी वजह से यहाँ पे ए आया, इसकी वजह से यहाँ पे जी आया, इसकी वजह से यहाँ पे टी आया, इसकी वजह से यहाँ पे सी आया। तो ये जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट की वजह से बना है। अभी समझो मैंने दिवाली के लिए एक नया कुर्ता सिलाया, अभी मेरी फ्रेंड को भी सेम कुर्ता सिलाना है तो वो मेरा कुर्ता थोड़ी ना तो लेके जाके पहनेगी, जहां से मैंने ये कुर्ता लिया है, जहां से मैंने ये कपड़ा लिया है, जहां से मैंने ये कुर्ता सिलाया है वो भी उसी टेलर के पास जाएगी, उसी शॉप में जाएगी, वहीं से वो कुर्ता खरीदेगी। तो मुझे जो मेरा कोडिंग स्ट्रैंड मिला है वो टेम्पलेट से मिला है। तो अब मुझे सेम मैसेज कॉपी करना है तो मैं वापस से टेम्पलेट की मदद लूंगी। तो जो अपना कोडिंग स्ट्रैंड है उसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं और जिसकी मदद हम लेने वाले हैं उसको एंटी सेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और इसकी मदद से जब आप नया आरएनए बनाते हो सो दिस इज कॉल्ड एज योर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। आपको ये जो नया आरएनए मिलता है ये तुरंत आपका आरएनए नहीं रहता है, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा मिलावटी रहता है, ये हेट्रोजीनस होता है, मतलब इसके पास इंफॉर्मेशन प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में हम इसको प्राइमरी आरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टी, जहां जहां टी रहेगा उसकी जगह पे यहाँ पे आपको ए के साथ यू, ऐसा मतलब टी की जगह पे यूरेसिल आ जाता है क्योंकि आरएनए है ना, बचपन से पढ़ रहे अपन कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो जिसके पास मैसेज है वो अपना कोडिंग स्ट्रैंड है। मेरे पास अच्छा कुर्ता है तो मैं कोडिंग स्ट्रैंड हूँ, मैंने ये कुर्ता कहाँ से लिया, किसी एक शॉप से लिया, तो मेरी फ्रेंड भी उसी शॉप में जाएगी तो वो शॉप मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है और वो शॉप उसको वैसा ही कुर्ता बना के देगी लेकिन उसके साइज का। मेरा साइज टी है और उसका साइज यू है तो उसको उसके साइज का कुर्ता बना के दिया जाएगा यानी आरएनए बना के दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अब ट्रांसक्रिप्शन करके अपने को ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मिलता है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमको पहले प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो वो कैसे प्योरीफाई होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है 3 टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि हमारा जो डीएनए है इसी डीएनए से हमको एमआरएनए मिलता है, इससे ही आर मिलता है, इससे ही टी मिलता है। तो मैम कैसे पता चलेगा कौन सा आरएनए बनने वाला है, एमआरएनए बनने वाला है, आरआरएनए बनने वाला है कि टीआरएनए बनने वाला है। तो देखो ये सब कुछ डिपेंड करता है अपने आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे। अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 यूज हो रहा है तो आरआरएनए बनेगा, राइबोसोमल आरएनए।
अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज हुआ है तो mRNA बनेगा, यानी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 यूज हुआ है तो हमको हमारा tRNA मिलेगा, जिसको हम स्मॉल आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से आरएनए पॉलीमरेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला आरएनए मिलने वाला है, mRNA मिलेगा, rRNA मिलेगा या tRNA मिलेगा। ओके, तो अब देखो, अब आपको ये जो आरएनए मिला है दिस इज इम्प्योर, इसका हमको प्रोसेसिंग कराना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा डीएनए स्ट्रैंड बहुत बड़ा है और उस डीएनए के पास हमको बहुत सारे अलग अलग आरएनए मिलने वाले हैं, तो ऐसे डीएनए स्ट्रैंड को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। अगर हमारे डीएनए स्ट्रैंड के पास एक ही जीन है और उसके पास एक ही प्रोटीन बनेगी तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। अब हमको जो ये आरएनए मिलता है ना, दिस आरएनए इज नॉट ऑलवेज प्योर, ये आरएनए हमेशा प्योर नहीं होता है, ये आरएनए इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसके पास जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, देखो इसके पास जो इम्प्योर फॉर्म्स है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है उसको बोलते हैं इंट्रॉन्स, और जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको बोलते हैं एक्सॉन्स। तो आपको 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। HN मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर, इसका फुल फॉर्म क्या है HNRNA का, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये देखो HN हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए यानी मिक्स्ड आरएनए, यानी कि ये मिलावटी है, इसके पास एक्सॉन्स भी है, इसके पास इंट्रॉन्स भी है। मुझे इंट्रॉन्स को कट करके निकालना है, ये मेरे आरएनए के अंदर अनवांटेड पार्ट है, इसका कुछ काम नहीं है, मुझे इसको कट करके निकालना है। तो इसको कट करने के लिए हम स्प्लाइसिंग प्रोसेस करते हैं। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में देखो हमने कैसे इंट्रॉन्स को कट करके निकाल दिया, लेकिन कट करने से पहले हम इसके ऊपर एक कैप और एक टेल ऐड करते हैं। कौन सी कैप हम यूज करते हैं, यहाँ पर मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये वाला हम कैप ऐड करते हैं, ताकि हमारा आरएनए अगर कहीं से डैमेज हो जाए तो उसके पास एनर्जी बनी रहनी चाहिए। और इसके पास हम टेल ऐड करते हैं, पॉलीआइडेनाइन की टेल ऐड करते हैं, और फिर आप इसका स्प्लाइसिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हो। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में हम अपने अनवांटेड इंट्रॉन्स को कट करके निकाल देते हैं, और अब आपको जाके प्योरीफाई होने के बाद आपका mRNA मिलता है। सो दिस इज हाउ वी गेट अवर mRNA विच इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। तो अब ये जो mRNA बन गया है, अब ये mRNA ट्रांसलेशन करने के लिए जाएगा। ठीक है, इसके पास कुछ जेनेटिक कोड्स हैं, इसके पास जो कोडवर्ड होंगे। ठीक है, अब ये कोडवर्ड्स के बारे में हमको क्या बताया, आपको ये जो जेनेटिक कोड की थ्योरी दी है इसको मैंने शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिखे, आप इसका सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो जेनेटिक कोड की थ्योरी के बारे में हमको क्या बताया गया है, सबसे पहले साइंटिस्ट यानोव्स्की और साराभाई, उन्होंने हमको ये पता करके बताया, उन्होंने ये रिसर्च किया कि द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कौन सा प्रोटीन बनेगा, कब बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। किसके पास होती है, डीएनए के पास। फिर उसके बाद जी गमेव नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ना 10 साल पहले ही 1954 में इन्होंने बता दिया था कि हमारा जो कोडवर्ड है वो जेनेटिक कोडवर्ड ट्रिपलेट कोडवर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे फोन का जब आप एटीएम पासवर्ड सेट करते हो या यूपीआई का पासवर्ड सेट करते हो तो मिनिमम आपको 4 नंबर डालना पड़ता है, वैसे ही प्रोटीन बनाने के लिए जो कोडवर्ड है वो कोडवर्ड कम से कम 3 लेटर्स का होना चाहिए, इट शुड बी अ ट्रिपलेट कोड। लेकिन ये इन्होंने सिर्फ ऐसे तुक्का फेंक के मारा था कि ऐसा हो सकता है कि जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड, इन्होंने कुछ प्रूफ नहीं किया था। तो FHC क्रिक, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमको बताया कि हमारे प्रोटीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में स्टोर होता है। एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राम टेक्निक। क्रिप्टोग्राम मतलब क्या होता है, जब आप डीएनए का पूरा स्ट्रैंड स्टडी करते हो। फिर हमारे दो अलग अलग साइंटिस्ट एम नीरेनबर्ग एंड मैथी नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि हम लैब में भी आर्टिफिशियल एमआरएनए बना सकते हैं। मतलब समझो अगर मेरी बॉडी में कोई प्रोटीन नहीं बन रही है, लेकिन अगर मैं उसका एमआरएनए लैब में बनाऊं तो मैं आर्टिफिशियली प्रोटीन भी बना सकता हूँ। जैसे इंसुलिन प्रोटीन, अगर डायबिटीज पेशेंट्स की बात करें तो डायबिटीज पेशेंट्स के कुछ बॉडीज में हमको इंसुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे केस में हम उनको बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। अब बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन कहाँ से देंगे, ऐसे झाड़ पे तो इंसुलिन लटक नहीं रहा है कि गए और ऐसे इंसुलिन तोड़ के इसको बोल दिया कि ले बाबा खा ले, तेरे को इंसुलिन मिल जाएगा। इंसुलिन प्रोटीन आपको लैब में प्रोड्यूस करना पड़ता है, ई कोलाई बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है, पहले घोड़े से निकाला जाता था। तो ये आर्टिफिशियल जब आप प्रोटीन्स बनाते हो उसके लिए पहले आपको आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाना पड़ता है। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट थे नीरेनबर्ग एंड मैथी, इन्होंने हमको बताया कि हम एक ही टाइप का नाइट्रोजन बेस यूज करके आर्टिफिशियल एमआरएनए बना सकते हैं। आर्टिफिशियल एमआरएनए कैसे बनाना है, ये हमारे ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन जेनेटिक कोड, कैसे कौन से जेनेटिक कोड से कौन सा प्रोटीन बनता है। और इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी भी बनाई जिसकी मदद से हम आर्टिफिशियल एमआरएनए बना सकते हैं यूजिंग 2 नाइट्रोजन बेस।
नीरेनबर्ग और मैथी ने एक नाइट्रोजन बेस यूज करके mRNA बनाया था और हरगोबिंद खुराना ने 2 नाइट्रोजन बेस यूज करके आर्टिफिशियल mRNA बनाया, जिसकी मदद से अलग अलग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन देखने को मिला। फिर आए हमारे सेवेरेव, ओखोआ। इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया कि एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। मतलब अगर आपके पास मेन डीएनए नहीं है, इफ यू डोंट हैव डीएनए, तो भी आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की मदद से डायरेक्ट आर्टिफिशियल एमआरएनए बना सकते हो। अरे बाप रे, मतलब ये तो वही बात हो गई कि मुझे तुम कोडवर्ड भी मत बताओ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, या तुम्हारे बारे में अगर मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता है तो मैं खुद गैस कर लूंगी कि तुम्हारे लॉकर का पासवर्ड क्या होगा और मैं लॉकर खोल लूंगी। तो यहाँ पे मतलब कुछ वैसा ही सिनारियो था, बिना डीएनए के भी हम आर्टिफिशियल एमआरएनए बना सकते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी सेवेरो ओखोआ ने एस्टैब्लिश किया था। सो फाइनली नीरेनबर्ग, मैथी एंड ओखोआ, इन तीनों ने मिलके हमको ऐसा 64 जेनेटिक कोड का डिक्शनरी दिया कि कौन से जेनेटिक कोड से कौन सा अमीनो एसिड बनता है। तो ये जेनेटिक कोड का जो डिक्शनरी है, ये 3 ग्रेट साइंटिस्ट ने मिलकर हमको दिया था। दे गेव अस 64 कोडॉन्स इन द डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड। अभी जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, मतलब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही प्रेजेंट होंगे, ये कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम में प्रेजेंट नहीं होंगे। मतलब जो अपना mRNA बनेगा या rRNA या tRNA, दिस mRNA विल ऑलवेज बी इन डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जेनेटिक कोड कभी एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, जैसे AUG के नीचे यहाँ पे AUC, ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगा, नहीं तो आपको इनकरेक्ट अमीनो एसिड्स मिलेंगे और फिर कोई भलता ही प्रोटीन मिलेगा। जेनेटिक कोड के बीच में कभी भी कॉमा या पंक्चुएशन या डैश या स्लैश नहीं होता है, इट इज कॉमा लेस, इट इज पंक्चुएशन लेस। जेनेटिक कोड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब क्या होता है कि अगर समझो आपके पास एक कोडवर्ड नहीं है पर आपको सेम अमीनो एसिड चाहिए, तो दूसरे कोडवर्ड से भी वो अमीनो एसिड मिल सकता है। जैसे यहाँ अगर आप टेबल देखो जेनेटिक कोड का, अगर मुझे फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड ही चाहिए, जैसे आपको पार्ले जी बिस्किट खाना है, आज आपके राशन वाले अंकल की दुकान बंद है जिधर से आप रोज पार्ले जी बिस्किट लाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पार्ले जी बिस्किट मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट में और भी दुकान होगी जहाँ पे सेम बिस्किट मिलती होगी। अभी आपके जो दुकान वाले अंकल है जिधर से आप रोज बिस्किट लाते हो, वो सिर्फ पार्ले जी बिस्किट बेचते हैं, वो और कोई ब्रांड नहीं बेचते। लेकिन आज अगर उनकी दुकान बंद है तो आप कहीं और से पार्ले जी बिस्किट ला सकते हो। एक दुकान अगर बंद है, एक कोडवर्ड अगर बंद है, एक कोडवर्ड अगर डीजेनरेट हो गया है, तो हमको दूसरे कोडवर्ड से सेम अमीनो एसिड मिलेगा, इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, यानी कि सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप सेम स्पीशीज की बात कर रहे हो तो हर एक स्पीशीज के लिए कोडवर्ड सेम होता है। जैसे कि अगर मेरी बॉडी में AUG से मिथियोनिन बनेगा, तो आपकी बॉडी में भी AUG से मिथियोनिन ही बनेगा, कोई दूसरा अमीनो एसिड नहीं बनेगा। यानी अगर हम ह्यूमन स्पीशीज की बात करें तो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सेम स्पीशीज के होते हैं कोडवर्ड सेम होता है, जो कोडवर्ड आपके लिए वही कोडवर्ड मेरे लिए, बिकॉज वी बिलोंग टू सेम स्पीशीज। नेक्स्ट आता है जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगस। नॉन एम्बिगस मतलब क्या होता है, वो जो मैंने दुकान वाला एग्जांपल दिया, आपके जो रोज के दुकान वाले अंकल है जिधर से आप पार्ले जी बिस्किट खरीदते हो, वो अंकल सिर्फ पार्ले जी बेचते हैं। अगर पार्ले जी का स्टॉक खत्म हो गया तो वो अचानक से टाइगर बिस्किट नहीं बेचेंगे या वो मारीगोल्ड बिस्किट नहीं बेचेंगे, उनको सिर्फ पार्ले जी बिस्किट बेचना है, ही इज वेरी लॉयल। तो इसको बोलते हैं नॉन एम्बिगस नेचर। मतलब अगर एक जेनेटिक कोड ने एक अमीनो एसिड बनाया तो ये कोडवर्ड कल को दूसरा अमीनो एसिड नहीं बनाएगा। आपको सेम अमीनो एसिड चाहिए, आप दूसरे कोड से जाके ले लो, पर ये कोडवर्ड एक ही अमीनो एसिड बनाएगा, इट विल नेवर फॉर्म अनदर अमीनो एसिड। सो दिस इज नॉन एम्बिगस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, जब हम mRNA की बात करते हैं तो mRNA के ऊपर हमको हमेशा स्टार्टिंग में एक फिक्स्ड कोडॉन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, एंड AUG इज ऑलवेज एन इनिशिएशन कोडॉन जो हमेशा मिथियोनिन के लिए कोड करता है। और अगर टर्मिनेशन कोडॉन की बात करें तो देखो ये जो डिक्शनरी है, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछेंगे कि मैम हमको इसमें से सारे नाम याद रखने हैं क्या? नहीं, आपको इसमें से सिर्फ 4 नाम याद करने हैं। एक आपको स्टार्ट कोडॉन का नाम याद रखना है, दिस इज योर स्टार्ट कोडॉन, और 3 आपको टर्मिनेशन कोडॉन यानी स्टॉप कोडॉन का नाम याद रखना है, जहां पे जाके प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो वो 3 स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? ये 3 स्टॉप कोडॉन है। तो इन तीनों के लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं है, इसीलिए एक्चुअली 64 में से सिर्फ 61 कोडॉन्स ही फंक्शनल है, बाकी 3 कोडॉन्स यूजलेस है, दे आर स्टॉप कोडॉन।
ओके। और यूनिवर्सल नेचर जो हमने अभी पढ़ा कि सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए कोड वर्ड सेम होता है। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड के बारे में हमको क्या बताया गया है कि अचानक से अगर हमारे डीएनए का कोई एक जीन भी निकल जाता है तो उसके वजह से हमारा पूरा का पूरा कोड वर्ड शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो आप चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो या चैप्टर नंबर 5 में भी आप ये पढ़ने वाले हो। यहाँ पे अगर एक मैंने कोडवर्ड हटा दिया तो ये पूरा फ्रेम ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। सो इसके वजह से न्यू कोडवर्ड्स बनेंगे जिसकी वजह से न्यू अमीनो एसिड्स फॉर्म होंगे। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से अच्छा भी हो सकता है प्रोटीन और बुरा भी हो सकता है। आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में अगर मैं बोलूं तो इसका शॉर्ट नोट आपको दिया जा सकता है, व्हाई टीआरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अडेप्टर मॉलिक्यूल। इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो मेरे पास एमआरएनए है, मेरे पास अमीनो एसिड है, पर ये अमीनो एसिड अपने आप चल के एमआरएनए के पास आ सकता है क्या? ऐसे टुपुक टुपुक पेंगुइन के जैसे चल के? नहीं, ये अपने आप चल के नहीं आ सकता, इसको उठा के पालकी में बिठा के लाना पड़ेगा। तो ये पालकी का काम कौन करता है? अपना टीआरएनए मॉलिक्यूल। टीआरएनए मॉलिक्यूल देखो अमीनो एसिड खुद चलकर नहीं आ सकते, दे डोंट हैव एनी स्पेशल कैपेसिटी। तो ऐसे में हमको टीआरएनए मॉलिक्यूल की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि टीआरएनए मॉलिक्यूल ही अमीनो एसिड को उठाकर एमआरएनए के पास लेकर आके रखता है। अब ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है ये बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको हम सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। टीआरएनए के पास अलग अलग साइट होती है, इसके ऊपर पास 3 प्राइम एंड के पास अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट होती है जहां पे अमीनो एसिड जाके बाइंड होता है। फिर इसके पास डी आर्म होता है, इसके पास टी साइज सी आर्म होता है और इसके पास एंटीकोडॉन आर्म होता है। ये एंटीकोडॉन आर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो लूप है यही आर्म आपके एमआरएनए के साथ बाइंड करता है। ये मेरे एमआरएनए का कोडॉन है और ये मेरे टीआरएनए का एंटीकोडॉन है। इन दोनों के बीच में जब पेयरिंग होती है तभी हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल। यहाँ तक सबको समझ में आया है? ओके, अब देखते हैं ट्रांसलेशन वाला टॉपिक। तो ट्रांसलेशन वाला टॉपिक समझने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन में क्या क्या होता है? ट्रांसलेशन बेसिकली आपके पास जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए का इंफॉर्मेशन अब मुझे डिकोड करके प्रोटीन बनाना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी एमआरएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मुझे कन्वर्ट करके अमीनो एसिड्स को लाना है और अमीनो एसिड्स की मदद से मुझे प्रोटीन बनाना है। अब अगर हम नेचर में देखें तो नेचर में 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती है जिसके कॉम्बिनेशन से हम बड़ा से बड़ा प्रोटीन चेन बना सकते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज की होती है? ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले तो अमीनो एसिड्स चाहिए मैम। अब अमीनो एसिड्स कौन सा चाहिए? उसके पास उसका मैसेज तो एमआरएनए के पास है, तो एमआरएनए चाहिए। ये अमीनो एसिड्स कौन अपनी पालकी में बिठा कर लाएगा? टीआरएनए, तो टीआरएनए मॉलिक्यूल की जरूरत है। अब हम प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? 11वीं में हमने पढ़ा था कि जो हमारा राइबोसोम्स होता है उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, तो राइबोसोम्स भी हमको जरूरी है। फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमको यहाँ पे टीआरएनए मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करना पड़ता है। पालकी उठाने वाले को भी तो एनर्जी मिलनी चाहिए, तभी तो वो अमीनो एसिड को उठा के लेके आएगा। तो टीआरएनए के एक्टिवेट करने के लिए भी नीड एटीपी मॉलिक्यूल्स। और हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं, स्मॉल राइबोसोम और लार्ज राइबोसोम, इन दोनों को यहाँ पे अटैच करने के लिए ये जो ऐसे मुट्ठी जैसा मॉलिक्यूल है इसके अंदर आपका सब प्रोटीन बनने वाला है, तो ये दोनों को आपस में चिपका के रखने के लिए हमको मैग्नीशियम आयंस की जरूरत पड़ती है। और फिर मैं इसके अंदर ही आपका पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है अलग अलग एंजाइम्स की मदद से, इलोंगेशन प्रोसेस की मदद से। और यहाँ अंदर ही आपको ट्रांसलोकेशन प्रोसेस देखने मिलेगा और रिलीज फैक्टर्स देखने मिलेंगे। तो देखो ट्रांसलेशन प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पे देखो सॉरी, सबसे पहले आपके पास एमआरएनए है। एमआरएनए के पास सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आता है। ये राइबोसोम स्टार्ट कोडॉन को ढूंढता है। स्टार्ट कोडॉन के पास आपका पहला अमीनो एसिड आके अटैच होता है और जैसे ही पहला अमीनो एसिड आ गया तो आपका लार्ज राइबोसोम सब यूनिट आता है। अब ये स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट और लार्ज राइबोसोम सब यूनिट जो है, लार्ज राइबोसोम सब यूनिट के पास ना 3 चेंबर्स होते हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। तो आपका जो पहला अमीनो एसिड है वो हमेशा मिथियोनिन रहेगा, ये याद रखो, और वो हमेशा पी साइट पे ही जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। अब ये इनिशिएशन स्टेप होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है प्रोसेस, देखो इधर पे, इनिशिएशन स्टेप होने के बाद आपका ये राइबोसोम्स आगे आगे बढ़ते जाता है, बाकी के एमआरएनए और अमीनो एसिड्स आते जाते हैं, और जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है वैसे ही आपका राइबोसोम अलग हो जाता है। देखो ये नेक्स्ट अमीनो एसिड आया, फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड आया, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ऐसे नेक्स्ट अमीनो एसिड आते जाता है। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा ना वैसे ही आपका ये पूरा का पूरा राइबोसोम सेपरेट हो जाता है, राइबोसोम्स अलग हो जाते हैं, आपका रिलीज फैक्टर आ जाता है और आपका एमआरएनए अलग हो जाता है और प्रोटीन अलग हो जाता है। तो देखो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आता है,
ये स्मॉल सब यूनिट स्टार्ट कोडॉन को ढूंढता है, AUG को। AUG के पास आपका फर्स्ट अमीनो एसिड आता है। जैसे ही फर्स्ट अमीनो एसिड आएगा, लार्ज सब यूनिट राइबोसोम का आ जाएगा। दिस इज A साइड, दिस इज P साइड, दिस इज A साइड, E साइड। तो आपका ये पहला अमीनो एसिड आके इधर पे बैठ गया। अब दूसरा अमीनो एसिड आएगा। जब दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा तो इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले वाले अमीनो एसिड और दूसरे वाले अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, और फिर ये पहला वाला जो अमीनो एसिड का टीआरएनए था, ये टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। ये देखो, ये टीआरएनए ऐसे बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, मतलब आपका राइबोसोम आगे आगे शिफ्ट हो रहा है, इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। ऐसे करते करते नया अमीनो एसिड आते जाएगा। दिस इज A साइड, दिस इज P साइड, दिस इज E साइड। A साइड पे नया अमीनो एसिड आता है, P साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और E साइड से आपका जो टीआरएनए है, जो पुराना टीआरएनए है, वो निकल जाता है। तो ऐसे करते करते इलोंगेशन प्रोसेस होगा, आपका बड़ा सा एक प्रोटीन चेन बनेगा। यहाँ पे आपका स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। स्टॉप कोडॉन के पास रिलीज फैक्टर आता है, तो ये सब कुछ रिलीज कर देता है। ये प्रोटीन्स रिलीज हो जाते हैं। मैम ये प्रोटीन्स रिलीज होके किधर जाते हैं? गोल्जी अपैरेटस के पास जाते हैं। हमने 11वीं में पढ़ा था, गोल्जी अपैरेटस का काम होता है प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना। आपका ये जो राइबोसोम्स है, ये रिसाइकल हो जाता है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, और ये जो टीआरएनए है, ये भी रिसाइकल हो जाता है। लेकिन ये जो एमआरएनए है, ये तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है, नहीं तो कोई वायरस इस एमआरएनए को पकड़ के अपना प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। सो पहला स्टेप है इनिशिएशन, स्मॉल सब यूनिट आएगा, AUG को पहचानेगा, यहाँ पे अपना पहला अमीनो एसिड रखेगा। जैसे ही पहला अमीनो एसिड रख दिया, उसके बाद ही आपका लार्ज सब यूनिट आता है। लार्ज राइबोसोम सब यूनिट के पास 3 चेंबर होते हैं, अमीनो असाइल साइड, पेप्टाइड साइड एंड एग्जिट साइड। फिर आपका सेकेंड अमीनो एसिड आएगा, सेकेंड अमीनो एसिड A साइड पे आएगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, और आपका जो फर्स्ट टीआरएनए था, ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ये राइबोसोम आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आपका ये टीआरएनए E साइड पे जाएगा, और यहाँ से ये एग्जिट ले लेगा, कल्टी ले लेगा, बाहर चला जाएगा। ये प्रोसेस चलते ही रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, और फाइनली जब आपका स्टॉप कोडॉन आ जाता है, तो यहाँ पे रिलीज फैक्टर आएगा और सब कुछ रिलीज हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको आपका प्रोटीन मिल जाता है। यस, ये देखो इनिशिएशन स्टेप हुआ, यस, स्मॉल सब यूनिट, स्टार्ट कोडॉन, लार्ज सब यूनिट। अभी आपका इलोंगेशन स्टेप हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, आगे बढ़ा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, आगे हुआ, ये E साइड से ये बाहर जा रहा है, और लास्ट में आपका रिलीज फैक्टर आया। रिलीज फैक्टर जैसे ही आया, सब कुछ अपने अपने जगह चला गया, सब कुछ रिलीज हो गया। सो दिस इज हाउ आवर टर्मिनेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब आपको बोर्ड एग्जाम्स में डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक से रिलेटेड MCQ ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट रेप्लिकेशन मेथड है। अब आपको डायग्राम अगर पता होगा तो ही आप इसका आंसर करेक्ट दे पाओगे, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। टेक्स्ट बुक खोलो, पीछे जाओ, डायग्राम देखो, कौन सा वाला डायग्राम राइट है, ये सब कुछ अच्छे से मैच करो, कौन सा वाला डायग्राम करेक्ट है, और कमेंट करो नीचे कि इस MCQ का आंसर क्या आएगा, ABCD, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो, यस, हाँ, तो अब आते हैं 4.6। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था 4.6 वाला टॉपिक आपको नहीं पूछा गया है कि रेगुलेशन हम कैसे रोक सकते हैं, मतलब कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होना चाहिए, कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल करने के 3 अलग अलग स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, तो हम ये टॉपिक पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सीधा जाएंगे अपने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे जीन्स मिलकर एक साथ कोई एक फंक्शन करने की कोशिश करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमको फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्विस मोनॉड ने दिया था, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी ओपेरॉन मतलब मेनी जीन्स वर्क टुगेदर व्हेन लॉन्ग सेगमेंट ऑफ DNA has many genes and it controls any one particular expression of a protein, that concept is known as operon। एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। अभी नॉर्मली ई कोलाई बैक्टीरिया का खाना क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, ग्लूकोज को और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता, तो नॉर्मली ई कोलाई को ग्लूकोज शुगर अच्छी लगती है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास ग्लूकोज शुगर खत्म हो गया, तो आज मैंने ई कोलाई को लैक्टोज शुगर दे दिया। अब लैक्टोज शुगर एक डाइसैकेराइड शुगर है, ये डाइसैकेराइड शुगर इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगी, मुझे इसको एंजाइम्स की मदद से कट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। तो अब मेरे ई कोलाई को मेहनत करनी पड़ेगी, रोज उसको इजीली ग्लूकोज मिल जाता था, पर आज उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारे ई कोलाई को लैक्टोज शुगर ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे।
तो जो एंजाइम्स आपका इकोलाई बनाएगा उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम्स, यानी इकोलाई खुद से ये एंजाइम्स बना रहा है। तो कौन से 3 एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे इकोलाई को? सबसे पहले उसको बनाना पड़ेगा बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, ताकि लैक्टोज मॉलिक्यूल, ये मेरा इकोलाई सेल है, ये मेरा लैक्टोज है, लैक्टोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर घुसे, इसीलिए उसको परमिएज एंजाइम बनाना पड़ेगा। फिर इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाना पड़ेगा जो लैक्टोज को तोड़े, और फिर एसिटाइलेज एंजाइम फंक्शनल ग्रुप्स एक्सचेंज करेंगे। तो ये 3 टाइप के एंजाइम्स हमको बनाने पड़ते हैं। अभी ये देखो, ये मेरा लैकोपेरॉन है, ऐसा मेरा डीएनए का सेगमेंट है। इस डीएनए के सेगमेंट में यहाँ पे आपको रेगुलेटरी जीन दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रमोटर रीजन दिखाई दे रहा है। सीधा हम अपने टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखते हैं। This is my DNA segment, this is my regulatory gene, and these are my 3 important genes. This is Y, Z, this is Y, this is A. जीन Z से मेरा कौन सा एंजाइम बनेगा, ये देखो इधर थ्योरी में दिया है। Z जीन से कौन सा एंजाइम बनेगा? Z जीन विल गिव मी, अरे किधर गया, रुको नाम पढ़ लेते हैं अपन। एसिटाइलेज, हाँ ये देखो, देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स लैक Z। Z से मुझे क्या मिलेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y से मुझे क्या मिलेगा? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। और A से मुझे क्या मिलेगा? एसिटाइलेज, A फॉर एसिटाइलेज। अच्छा इधर पे भी दिया है, यस ये देखो, Z से आपको ये मिलेगा, Y से ये मिलेगा और A से ये मिलेगा, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज। तो देखो इधर पे होता क्या है, हमारे पास डीएनए सेगमेंट है। अभी मेरा इकोलाई का जो प्रोसेस है, मतलब इकोलाई का जो सेल है, उसको मैं रोज ग्लूकोज शुगर देती हूँ। जब मैं इकोलाई को ग्लूकोज शुगर दूंगी, मतलब मैंने उसको लैक्टोज नहीं दिया, तो इंड्यूसर इज एब्सेंट, तो लैकोपेरॉन का जो मैकेनिज्म है ये स्विच ऑफ रहेगा। यानी डेली इकोलाई की बॉडी में क्या होता है, हम जब उसको ग्लूकोज शुगर देते हैं तो उसको एक्स्ट्रा एंजाइम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो नॉर्मल डाइजेशन करता है। तो एक्स्ट्रा एंजाइम ना बने इसीलिए वो एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, ये अपने ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक रखता है ताकि आपका एमआरएनए ना बने। एमआरएनए नहीं बनेगा तो एक्स्ट्रा एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा एंजाइम चाहिए ही नहीं, मैं क्यों मेहनत करूं। इकोलाई सेल पागल थोड़ी है, जब जरूरत नहीं है तो वो क्यों मेहनत करेगा फालतू में, उसके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर समझो किसी दिन ग्लूकोज नहीं मिला इकोलाई को, किसी दिन उसको मैंने लैक्टोज शुगर दे दिया, तो अब मेरे इकोलाई सेल को मेहनत करना पड़ेगा। तो अब इकोलाई सेल क्या करेगा, अब ये जो बेचारा इकोलाई सेल है, ये इकोलाई सेल, यहाँ पे हमने लैक्टोज शुगर डाला है, अब इसको एंजाइम बनाना पड़ेगा। तो एंजाइम बनाने के लिए बेचारा बहुत टेंशन में आ जाता है, मैं कैसे एंजाइम बनाऊंगा। तो एंजाइम बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको इस रिप्रेसर प्रोटीन को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन बार बार जाके ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर देता है। अगर ऑपरेटर रीजन ब्लॉक हो जाएगा तो फिर एंजाइम कैसे बनेगा, एमआरएनए कैसे बनेगा। तो हमारा जो इकोलाई है बहुत स्मार्ट है, वो क्या करता है, जो लैक्टोज शुगर हमने डाला है, ये रिप्रेसर प्रोटीन के पास आपका लैक्टोज शुगर जाके इस रिप्रेसर प्रोटीन को पकड़ लेता है कि अरे 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 तुम किधर जा रहे हो, इधर आओ मेरे पास आओ, मतलब थोड़ा सा ध्यान भटका देते हैं। तो ये जो लैक्टोज शुगर है ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, तो आपका ऑपरेटर रीजन ओपन है। ऑपरेटर रीजन जैसे ही ओपन दिखाई देगा ना, वैसे ही अपना ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमराइज मौका देखते ही आगे भाग जाता है। जैसे ऐसे मूवीज में आपने देखा होगा कि किसी को बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेनी है, तो एक दोस्त वॉचमैन को बोलता है अरे भैया जरा इधर आना, ऐसे वॉचमैन के कंधे पे हाथ डाल के, अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ से ऐसे कैसे जाएंगे, मुझे इस एड्रेस पे जाना है। और तब तक पीछे से वो जो फ्रेंड है वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे वो जो भैया है, मतलब जो इंसान है जिसने वॉचमैन को अपने साथ ले लिया, वो आपका लैक्टोज शुगर है। लैक्टोज जैसा ही एक शुगर है जो रिप्रेसर प्रोटीन को पकड़ लेता है, ताकि हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे जा सके, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट कर सके, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बना तो ही प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स मतलब एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स बनेंगे, Z जीन से, दिस इज Z जीन, दिस इज Y जीन, दिस इज A जीन। आपको इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, आप इसको A, इसको Z और इसको Y नहीं बोल सकते। और Z जीन से कौन सा एंजाइम मिलेगा, गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन से परमिएज और A जीन से एसिटाइलेज। तो ये 3 प्रोटीन्स बन रहे हैं, मतलब आपका एंजाइम्स बन रहा है, और ये एंजाइम बनेगा तभी जाके आपका लैक्टोज शुगर ब्रेक डाउन होगा। सो हमको ये सब परपंच क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास लैक्टोज शुगर था, आज ग्लूकोज खत्म हो गया था, इसीलिए हमको ये सब करना पड़ा, ठीक है। सो दिस इज लैकोपेरॉन। अब इसमें से ना आपको एक क्वेश्चन सीईटी में भी पूछा गया है और बोर्ड्स में भी पूछा गया है कि लैकोपेरॉन में, कहाँ गया, हाँ,
लाइकोपेरॉन में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो यूज तो होता है लाइकोपेरॉन में, बट वो एक्चुअली लाइकोपेरॉन का पार्ट नहीं है। देखो ये मेरा लाइकोपेरॉन का डीएनए है, सबसे स्टार्टिंग में मेरा इधर पे आई जीन रहता है, इसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरा प्रमोटर जीन आता है, प्रमोटर जीन के पास आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर जीन आता है, और फिर यहाँ पे आपके 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आते हैं, इसको स्ट्रक्चरल जीन्स बोलते हैं, ठीक है। दैट इज जीन नंबर Z, Y एंड A। तो अब ये सब मेरे लाइकोपेरॉन का पार्ट है, ये मेरे लाइकोपेरॉन का पार्ट नहीं है, ये तो कंडीशनल है ना, मतलब दिस इज योर लैक्टोज मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हमेशा थोड़ी डीएनए में प्रेजेंट होता है, ये तो ऑप्शनल है, जिस दिन ग्लूकोज नहीं मिला उस दिन मैं लैक्टोज शुगर यूज करूंगी। सो दिस इज माय इंड्यूसर मॉलिक्यूल, इट इज यूज्ड इन लाइकोपेरॉन बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लाइकोपेरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम्स में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइकोपेरॉन, तो इसमें आंसर क्या आएगा, इंड्यूसर, क्योंकि इंड्यूसर क्या है, ये अपना लैक्टोज शुगर है। ये सीईटी में भी पूछा गया था, बोर्ड्स में भी पूछा गया था। इंड्यूसर इज अवर लैक्टोज शुगर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइकोपेरॉन बिकॉज इट इज ऑप्शनल, ओके। हाँ, तो ये हो गया आपका लाइकोपेरॉन वाला पार्ट। इसमें से आप लैक्टोज का रोल्स वगैरह पढ़ सकते हो कि लैक्टोज का फंक्शन क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। लैक्टोज एनर्जी देता है, शुगर ब्रेक डाउन करेंगे तो लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने सीईटी में प्रैक्टिस कराया था और यही क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ओपेरॉन, दिस इज ओपेरॉन का पार्ट, दिस इज ओपेरॉन का पार्ट, दिस इज ओपेरॉन, दिस इज ओपेरॉन, ये ओपेरॉन में नहीं आता है। सो ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अभी टॉपिक नंबर 4.8, ये टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, तो मैं ये टॉपिक भी कवर नहीं करा रही हूँ। जीनोमिक्स किसने बताया क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा है इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, पर सीईटी एग्जाम में ये आ सकता है, तो आप लास्ट ईयर का 1 शॉट वीडियो देख सकते हो सीईटी के लिए। बोर्ड्स के लिए आपको ये टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साल से तो नहीं पूछा जा रहा है। अभी इस साल पूछ लिया तो मैंने पहले के 1 शॉट में कराया है, मैंने अपने डिटेल लेक्चर्स में ये टॉपिक कवर किया है। तो अगर आपको सेफ खेलना है तो आप ये टॉपिक करके जाओ, अदरवाइज लास्ट मिनट रिविजन के लिए छोड़ दिया तो भी चलेगा। जीनोमिक्स के एप्लीकेशन कर लेना, मतलब जीनोमिक्स बेसिकली क्या होता है, डीएनए की स्टडी करना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की स्टडी करना। विंकलर नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। फंक्शनल जीनोमिक्स, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स 2 टाइप का होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, आप इसको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में यूज कर सकते हो। तो अगर पढ़ के जाना है तो एप्लीकेशन पढ़ लेना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में से आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, ये देखो 2022 में अपने को एक क्वेश्चन आया था, राइट द एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ये हम देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में, और फिर कुछ अराउंड 13-14 साल लगे थे ये प्रोजेक्ट खत्म होने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों हुआ था, क्योंकि हमको ह्यूमन का पूरा डीएनए का सीक्वेंस स्टडी करना था। ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक नया ब्रांच हमने स्टार्ट किया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ताकि हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें। ये इंफॉर्मेशन स्टडी करने के लिए हमने अलग अलग डेटा, अलग अलग टूल्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किए, और इस इंफॉर्मेशन को हमने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को संभालने के लिए दे दिया। प्लस लीगल, एथिकल और बाकी के सोशल इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड डेवलप हुई है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली आपको पूरा डीएनए स्टडी करने में हेल्प करता है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड्स और सीईटी दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। जब हमने ह्यूमंस का डीएनए स्टडी किया तो उससे पहले हमने इकोलाई बैक्टीरिया का डीएनए स्टडी किया था, उससे पहले हमने माउस का डीएनए स्टडी किया था, उससे पहले हमने ड्रोसोफिला का डीएनए स्टडी किया था। तो आपको यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमंस के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके पास कितने जीन्स होते हैं और उसका डीएनए कितना लंबा होता है, एस्टिमेटेड नाइट्रोजन बेस पेयर्स कितने हैं, माउस के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ई कोलाई के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। मैम इसमें से कौन सा करके जाऊं मैं, बेटा इसमें से कुछ भी आ सकता है। सीईटी एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं। मुझे एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रूट फ्लाई के पास कितने क्रोमोसोम्स हैं और ई कोलाई के पास कितने जेनेटिक वो है जीन्स हैं, एस्टिमेटेड जीन नंबर। तो आपको एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए टेबल्स आप लर्न करके जाओ। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ठीक है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं इसमें से 3 नाम आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। एक ई कोलाई वाला कंपलसरी करके जाओ,
एक ड्रोसोफिला वाला कंपलसरी करके जाओ और एक ईस्ट वाला कंपलसरी करके जाओ। देखो आने के लिए सीईटी में ये भी आया है, मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ये भी आ चुका है, सब आ चुका है। मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी करके जाना है, ठीक है। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हश, लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली क्या होता है? अपने फिंगर के छापे को डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी हमारे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं वो सीक्वेंसेस पता लगाना, उसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको 2 साल ये क्वेश्चन आया है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप गलती से भी ऑप्शन में मत छोड़ के जाना। 1 साल आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशंस बताओ, और फिर उसके दूसरे साल आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करो। इतना सिंपल टॉपिक अगर आया तो बाप रे बाप, बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर तो। ओके तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था? सबसे पहली बात तो ये टेक्निक सबसे पहले डिस्कवर की थी ब्रिटिश के जेनेटिसिस्ट डॉक्टर एलेक जेफरी ने 1984 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड होता है। हर एक ह्यूमंस में, जैसे आपका डीएनए और मेरा डीएनए अगर मैं मैच करूंगी तो 99.9% डीएनए अपना सेम रहेगा, सिर्फ 0.1% डीएनए अपना अलग रहता है, और वो जो 0.1% डीएनए है वो भी एक्चुअली में 20 to 100 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बनता है, और उस 20 to 100 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। मतलब ये देखो, आपको डीएनए टेस्ट करना है तो पहले तो हमने सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट करके हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, यानी इस डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मैं इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने की वजह से ये डीएनए सेपरेट हो जाएगा, मुझे इसके अलग अलग बैंड्स मिलेंगे। अब इस बैंड को मैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ट्रांसफर करूंगी और फिर उसको मैं एक्सरे के नीचे मैच करके देखूंगी कि मेरा डीएनए सैंपल और जो मुझे क्राइम सीन पे डीएनए सैंपल मिला है दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है। सो पहला स्टेप हम क्या करते हैं? डीएनए सैंपल को आइसोलेट करते हैं, हमने डीएनए आइसोलेट किया। दूसरा स्टेप, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डीएनए को कट करते हैं। जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से डीएनए को कट करते हो तो आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जो हैं अलग अलग लेंथ के हैं, इसीलिए लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। फिर तीसरा स्टेप अपना क्या होता है कि इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करने भेजेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे जेल में तो इसका सेपरेशन होगा। देखो जेल में जब आप इसको सेपरेट करोगे और इसके ऊपर आप नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखोगे, इधर देखो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमको अलग अलग बैंड्स मिले। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस जेल के ऊपर एक स्पॉन्ज रखूंगी, ठीक है, और इस जेल को पलट दूंगी उस स्पॉन्ज पे और उसके ऊपर एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखूंगी। देखो इधर पे ये मेरा स्पॉन्ज है, इसके ऊपर मैंने अपना अगार का जेल रखा और इसके ऊपर मैं पेपर रख रही हूँ, नाइट्रोसेलुलोज का पेपर रख रही हूँ। तो ये जो पेपर है ना, ये पेपर मेरे सारे बैंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं इस पेपर पे प्रेशर रखूंगी, 6 घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी, तो ये जो जितने भी डीएनए के बैंड्स हैं ये मेरे पेपर पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ऐसे ये मेरे नाइट्रोसेलुलोज के पेपर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब मैं इसको एक चेंबर में डालूंगी और इसमें मैं अलग अलग रेडियो एक्टिव प्रोब्स ऐड करने वाली हूँ। दीज आर माय रेडियो एक्टिव प्रोब्स। ये देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, फिर उसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर मैंने छापा ले लिया, इसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है, इसका नाम ऐसे ही दे दिया है सदर्न ब्लॉटिंग। और फिर इसको पेपर पे छापा लेने के बाद मैं इसके ऊपर अलग अलग रेडियो एक्टिव प्रोब्स को डालूंगी। ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स क्या करेंगे, ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेंगे। तो अब जब मैं इसको एक्सरे के नीचे रखूंगी तो मुझे ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स एक्सरे के नीचे एक सीक्वेंस का इमेज बना कर देंगे। यस देखो यहाँ पर मैंने रेडियो एक्टिव प्रोब्स डाले, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस किया और अब मैं इसका एक्सरे फोटोग्राफी करूंगी। तो रेडियो एक्टिव प्रोब्स डालने के बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जब मैं इसका फोटोग्राफी करूंगी, इसको एक्सरे फिल्म के नीचे देखूंगी, तो मुझे यहाँ पर जो मेरा जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स की वजह से जो नया स्ट्रैंड बना है उसका सीक्वेंस पता चलेगा। तो ऐसे जब मैं अलग अलग लोगों का डीएनए टेस्ट करूंगी मुझे सबका अलग अलग बैंड्स मिलेगा, और जब मैं मैच करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि किसका डीएनए किससे मैच करता है। और इस तरीके से हम खोए हुए बच्चे, खोए हुए पेरेंट्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए डीएनए टेस्ट किया जाता है, ये सारे एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक लड़की है, उसका मर्डर हुआ है और वहां पे मुझे मर्डर वेपन मिला है और इन 3 लोगों पे शक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें से क्रिमिनल कौन है, कौन सा सस्पेक्ट इज द क्रिमिनल जिसने उस लड़की को मारा है। आपको ये मैच करना है, ये तो लड़की के डीएनए के साथ मैच हो रहा है, आपको ये मैच करना है इन तीनों लोगों से कि ये वाला डीएनए कौन से सस्पेक्ट के साथ मैच हो रहा है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कहाँ यूज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये हम रेप केसेस में सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। किसने रेप किया है, स्पर्म के डीएनए से पता चल जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बायोलॉजिकल फादर और मदर पता करने के लिए भी यूज किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा डीएनए कौन से एनिमल से मैच करता है। जैसे चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी में बताया था ना, वो बोधि धर्मन वाला जो मूवी था, कि हमारा डीएनए कौन से एंसेस्टर से मैच करता है, हम अपना पेडिग्री एनालिसिस पता कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग mRNA। अभी देखो आपको क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी देयर, इसमें कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे ये आपको पूछा गया है। पर सबसे पहले तो याद रखो कि इसमें से स्टॉप कोडॉन नहीं होना चाहिए, एक भी स्टॉप कोडॉन नहीं होना चाहिए। स्टॉप कोडॉन का कोडवर्ड क्या था, UAG, UGA एंड UAC। देखो देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता ना। हाँ तो देखो स्टॉप कोडॉन का कोडवर्ड क्या है, UAA, UAG, UGA, UAA, UAG एंड UGA। ये 3 कोडवर्ड्स नहीं होने चाहिए। किधर गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ये देखो इसमें UAA, UAG और UGA नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपने स्टॉप कोडॉन है। तो अब काउंट करो, इसका 1 कोडॉन बनेगा, इसका 2 कोडॉन, मतलब अमीनो एसिड्स, हाँ दिस इज 1 कोडॉन सो इट विल कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। इसका 1 अमीनो एसिड, देन 2, 1 2 3 4, दिस इज माय स्टॉप कोडॉन, तो नो अमीनो एसिड। 5 6 7 8 9 10 11, so is how many amino acids will be there in the polypeptide chain formed on the following mRNA। तो अभी देखो इसमें 11 अमीनो एसिड्स होंगे ही नहीं क्योंकि ये प्रोसेस इधर ही स्टॉप हो जाएगा। ये जो मेरा mRNA है, ये mRNA का प्रोसेस इधर ही स्टॉप हो गया, तो मुझे सिर्फ 4 अमीनो एसिड का ही प्रोटीन मिलेगा। आगे का अमीनो एसिड में काउंट ही नहीं करूंगी क्योंकि जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है, ये मेरा स्टॉप कोडॉन है, जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाता है ना। इधर पे हमने क्या देखा था, जैसे ही स्टॉप कोडॉन आता है, ये देखो जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाएगा। ये देखो स्टॉप कोडॉन आया, ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक गया, आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। तो इस mRNA के पास कितने अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन बनेगा, ओनली 4 अमीनो एसिड्स वाला प्रोटीन बनेगा क्योंकि 5वां जो कोडॉन है वो स्टॉप कोडॉन है। सो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर चाहिए वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर इस चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो ही नेक्स्ट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आपको मिलेगा। अगर आप MST CET प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे ऐप का मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको इन 1 शॉट वीडियो से हेल्प मिल रही है। अगर हेल्प मिल रही है सच में तो वीडियो को लाइक करो क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए मुश्किल से 30-32 दिन बचे हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको आगे के वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का 1 शॉट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लास्ट ईयर का 1 शॉट भी देख सकते हो या आपको नया 1 शॉट वीडियो ऐसे शॉर्टकट वाला चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।